Hello everyone. In this video, I will discuss about blood and its component part 2. इससे पहले की जो वीडियो है यानी कि पार्ट 1 में मैं ब्लड क्या होता है, ब्लड की कंपोनेंट्स यानी कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा उसके बारे में एंड सेलुलर पार्ट जिसमें ब्लड सेल्स आती हैं उसमें आरबीसीज के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आज की वीडियो में मैं डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्टली डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। एज यू ऑल नो, ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट्स मीन्स होता है सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी एज दे डिटेक्ट फॉरेन एंटीजन एंड डिस्ट्रॉयड इट। तो डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमें डिफेंस करता है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। कैसे? ये क्या करता है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है, डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से ये हमें किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंस करता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके, एंड अगर मैं बोलूँ कि डब्ल्यूबीसीज के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसीज होती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, कहाँ पे लिखूँ? ओके, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसीज के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, उन्हीं के बेसिस पे हम डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स भी पढ़ते हैं। सो अभी तक मैंने आपको ये बोला कि डब्ल्यूबीसीज क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, डिफेंस करती हैं किसी भी डिजीज़ या फिर एंटीजन के अगेंस्ट और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसीज है वो कितने टाइप्स का होता है? डब्ल्यूबीसीज मेनली अगर हम इस बात करें तो ये ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाइड है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ये किस तरीके से क्लासिफाइड है कि डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर कुछ डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम अग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। किसी भी वर्ड के आगे अगर ए आ जाता है मतलब जो पीछे की चीज़ है वो अपसेंट हो जाती है। अग्रैन्युलोसाइट मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो अपसेंट होंगे, और ग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स इसमें क्या होंगे? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। फर्दर अगर हम ग्रैन्युलोसाइट्स को क्लासीफाई करें तो ये तीन तरीके से क्लासीफाइड है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड जो अग्रैन्युलोसाइट्स है वो भी दो तरीके से क्लासीफाइड है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ये है डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि डब्ल्यूबीसीज के लाइफ स्पैन की, तो जो डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन बोले तो जीवन काल हिंदी में। ठीक है, तो जो उसका लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसीज का वो 13 से 20 डेज़ का होता है, यानी कि 13 से 20 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। और इनका नंबर कितना होता है डब्ल्यूबीसीज का? तो जो डब्ल्यूबीसीज का काउंट है, इनका जो नंबर होता है वो होता है 4,500 से 11,000, 4,500 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, तो ये है डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन जो 13 से 20 डेज़ का होता है। एंड इनका जो काउंट है वो 4,500 से 11,000 इनका डब्ल्यूबीसीज का काउंट होता है। ठीक है, अभी मैंने बोला कि जो डब्ल्यूबीसीज है उनके टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट भी फर्दर क्लासिफाइड है न्यूट्रोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स में, इएसिनोफिल्स में एंड बेसोफिल्स में। एंड जो अग्रैन्युलोसाइट है वो भी फर्दर क्लासिफाइड था मोनोसाइट्स में एंड लिम्फोसाइट्स में। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
सो ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि कुछ डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ग्रेन्यूल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे दाने से होते हैं ना, उनको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो कुछ डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें इसीलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में ये भी फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाइड था, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, इट हैज़ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ये आपको इमेज में शो हो रहा होगा, इसमें क्या होती है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एंड ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं इसमें ना ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं, ठीक है, एंड बेसिक भी होते हैं। एसिडिक मीन्स ये रेड कलर के भी होते हैं, एंड बेसिक मीन्स ये ब्लू कलर के भी होते हैं। दोनों तरीके के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रेड कलर के ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, एंड ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दोनों होते हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं इसीलिए। ओके, अभी तक मैंने ये बोला कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, और इसमें जो ग्रेन्यूल्स हैं वो रेड कलर के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है एक्ट एज फैगोसाइटोसिस। जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी बैक्टीरिया को या फॉरेन एंटीजन को इनगल्फ कर लेना, यानी कि ईट अप कर लेना। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं, एंड सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते हैं। होता क्या है, जैसे ही कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले यही न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो दौड़ के जाते हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, अगर ये फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हमारे फिर इओसिनोफिल्स और हमारे मोनोसाइट्स आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो फैगोसाइटोसिस है वो कौन करेगा, वो यही न्यूट्रोफिल्स करते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूट्रोफिल्स के बारे में। उसके बाद है इओसिनोफिल्स के बारे में। इओसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एसिडोफिल्स। ठीक है, तो जो इओसिनोफिल्स है इसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो रेड कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एसिडिक, एक मिनट, तो इसमें क्या होंगे, एसिडिक ग्रैन्यूल्स यानी कि रेड कलर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं तो हमें इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, रेड कलर के। क्यों, क्योंकि हम जब इसको इओसिन से, एक इओसिन डाई होती है, जब हम इसको इओसिन डाई से स्टेन करते हैं तो ये ग्रैन्यूल्स रेड कलर ले लेते हैं, इसलिए हम इसको एसिडिक ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। और इओसिन डाई हम जब इसको स्टेन करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, इओसिनोफिल्स पड़ा है। ठीक, अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि इओसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो रेड कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। कैसे, जब हम इसको, एक डाई होती है इओसिन, जब हम इसको इओसिन डाई से हम इसको स्टेन करते हैं तो ये रेड कलर का स्टेन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडोफिल या फिर इओसिनोफिल भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ फैगोसाइटोसिस एंड एलर्जिक इन्फ्लामेशन। इसका जो फंक्शन है वो फैगोसाइटोसिस करने का है, मतलब सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल ही जाएगा फैगोसाइटोसिस करने के लिए, उसके बाद जो ये इओसिनोफिल्स होती हैं ये जाती हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। ठीक है, एंड इसका एलर्जिक इन्फ्लामेशन में भी मेन रोल होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में एलर्जी होने लगती है, ठीक है, जैसे ही जब हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तब इस इओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे अस्थमेटिक एयरवे अगर कंडीशन है, ठीक है, अस्थमा वाली कंडीशन है जिसमें जो हमारी एयरवे होती है वो हाइपर इन्फ्लेम्ड हो जाती है, अस्थमा वाली कंडीशन है, या फिर कोई भी स्किन एलर्जी है, ठीक है,
तो हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी एलर्जिक वाली कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ईओसिनोफिल होता है इसका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, और एक चीज़ और ये कि जो ईओसिनोफिल होती हैं ये क्या रिलीज़ करती हैं, ये हिस्टामिनेज रिलीज़ करती हैं। हिस्टामिनेज ये क्या करती हैं, ये हिस्टामिनेज एंजाइम को रिलीज़ करती हैं। देखो हिस्टामिन का क्या काम होता है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। लेकिन जो ईओसिनोफिल्स होती हैं हिस्टामिनेज एंजाइम को रिलीज़ करती हैं जो हिस्टामिन को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या इसका एक फंक्शन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बेसोफिल्स के बारे में। जो बेसोफिल्स होती हैं इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये जैसे हमारी क्या बेसोफिल्स है जो इसमें न्यूक्लियस होगा वो एस शेप्ड का होगा, मतलब है ही नहीं ये एस शेप का न्यूक्लियस, लेकिन मान लो कि ये एस शेप का न्यूक्लियस है। ओके, देन इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैसे होते हैं, बेसिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बेसिक ग्रैन्यूल्स। जब हम इनको मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, जब हम इनको मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करते हैं तो ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये ब्लू कलर का स्टेन ले लेते हैं। कैसे कलर का स्टेन ले लेते हैं, ब्लू कलर का। और जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो ये ग्रैन्यूल्स हमें ब्लू कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि ये मिथाइलिन ब्लू जो स्टेन है उसको ये कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, ये हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन इनको ये रिलीज़ करता है यानी कि सिक्रीट करता है। ओके, तो फर्स्टली हिस्टामिन क्या करती है, हिस्टामिन हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज करती है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में रेडनेस, वार्मथ, पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है, चार चीज़ें, रेडनेस, वार्मथ, पेन एंड स्वेलिंग, अगर ये चार चीज़ें साथ देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलते हैं उस एरिया को कि वो इन्फ्लेम्ड है। तो हिस्टामिन क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ओके, देन नेक्स्ट है हिपैरिन। हिपैरिन का क्या काम होता है, ये एंटी कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता हिपैरिन। अगर हिपैरिन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो क्या होने लग जाएगा, क्लॉट होने लग जाएगा, ठीक है। जो ब्लड है उसका थक्का बनने लग जाएगा। तो हिपैरिन के प्रेजेंस की वजह से ही क्या होती है, हमारी जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि ये एंटी इन्फ्लामेशन की तरह काम करता है, एंटी इन्फ्लामेशन। ओके, तो ये क्या थे इसके फंक्शन थे कि जो हमारा बेसोफिल्स होता है ये तीन चीज़ों को रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, हिस्टामिन को, हिपैरिन को एंड सेरोटोनिन को। हिस्टामिन क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता बॉडी के अंदर। एंड सेरोटोनिन जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, यानी कि ये वो डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो फर्स्टली दो तरीके से ये क्लासिफाइड होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास क्या होता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे आपको इमेज में शो हो रहा होगा ना, कैसे है ये किडनी शेप का न्यूक्लियस, जैसे किडनी का शेप होता है ना वैसे इसका न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का, ठीक है। लार्जेस्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स में सबसे जो लार्जेस्ट टाइप है, सबसे बड़ा यही मोनोसाइट्स होते हैं। देन उसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो फॉरेन एंटीजन है उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। ये बिग ईटर होते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आएंगी या फॉरेन पार्ट एंटीजन आएगा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही जाता है फैगोसाइटोसिस करने के लिए। अगर न्यूट्रोफिल्स के बस की बात नहीं है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स नहीं संभाल पाता, उसके बाद फिर राजा आता है यानी कि मोनोसाइट्स आकर के फिर फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। अगर किसी रीज़न की वजह से ये फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाता तो ये क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, दे फ्यूज़ टू फॉर्म माइक्रोफेजेस। ये जितने भी मोनोसाइट्स होते हैं ये फ्यूज़ होकर के माइक्रोफेज बना लेते हैं। अब माइक्रोफेज क्या है, सबसे बड़ा बिग ईटर है, यानी कि माइक्रोफेज से कोई बच ही नहीं पाएगा,
ठीक है। तो ये फ्यूज़ होकर के माइक्रोफेज बना लेते हैं, और ये माइक्रोफेज क्या होते हैं, बिग ईटर, यानी कि ये जो भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दे सिंथेसिस एंड रिलीज केमिकल कॉल्ड साइटोकाइंस। ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये एक केमिकल है साइटोकाइंस, उसको ये रिलीज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करती है, वो यही साइटोकाइनेज ही रिलीज़ होता है। जो कौन रिलीज़ करता है, मोनोसाइट से उसको सिंथेसिस और रिलीज़ करती है। ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, इट हैज़ लार्ज न्यूक्लियाई, इनके पास क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्मॉलर देन मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स से क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। बेसिकली लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो ये 2 टाइप से फर्दर क्लासिफाइड है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स में। अगर मैं बात करूँ टी लिम्फोसाइट्स की, तो जो इसका फॉर्मेशन होता है वो तो रेड बोन मैरो में ही होता है, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब कि ये डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें ये अटैक करता है। ठीक है, जो इन्फेक्शन जो एंटीजन है ये डायरेक्टली उसमें ही अटैक करेगा। तो इसलिए हम इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलती हैं। जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं डायरेक्टली ये उनमें जाके अटैक करता है। ठीक। अगर मैं बात करूँ टी लिम्फोसाइट्स की, जो तो टी लिम्फोसाइट्स है वो भी हमारा फर्दर क्लासीफाइड है। टी लिम्फोसाइट्स के भी हमारे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है। उसके बाद है हेल्पर टी सेल्स। उसके बाद है रेगुलेटरी टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ओके। तो लास्ट था मेमोरी टी सेल्स। ठीक है। अभी तक मैंने ये बोला कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स होता है ये भी, इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो तो रेड बोन मैरो में ही होता है, लेकिन इसका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें जाके ये अटैक करता है। ओके। देन नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, इनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों ही चीज़ कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो में होती है। टी लिम्फोसाइट्स का क्या था, फॉर्मेशन तो रेड बोन मैरो में हो रहा था, लेकिन जो मैच्योरेशन होती है, वो जो मैच्योर हो रही थी वो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होती हैं। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है इनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों ही चीज़ें रेड बोन मैरो में ही होती हैं। इट प्रोवाइड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। मीन्स कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये करती हैं डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को ही प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो ये था बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इनके नंबर के बारे में, ठीक है, जो भी हमारी, चाहे वो हमारी ग्रेनुलोसाइट्स हों या फिर चाहे वो हमारी अग्रेनुलोसाइट्स हो, अगर इनके नंबर के बारे में बात करूँ कि ये कितने कितने परसेंटेज प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो 60 से 66% प्रेजेंट होती हैं। देन लिम्फोसाइट ये 15% प्रेजेंट होती हैं। मोनोसाइट ये 6 to 8%। एसिडोफिल यानी कि जिसको हम ईओसिनोफिल बोलते हैं ये 2 to 3%। एंड बेसोफिल जिसको हम 0.1% प्रेजेंट होती है। देखो इनको अगर आप ऐसे ही याद करोगे ना तो ये आपके लिए थोड़ा इजी होगी। ठीक है। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, फिर मोनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद एसिडोफिल और लास्ट है बेसोफिल। ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि अगर इन डब्ल्यूबीसीज़ का काउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, और अगर इन डब्ल्यूबीसीज़ का काउंट घटेगा यानी कि डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा। ठीक है। तो फर्स्ट है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मीन्स डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज़। अगर डब्ल्यूबीसीज़ का जो नंबर है वो डिक्रीज़ होता है, मैंने आपको डब्ल्यूबीसीज़ का नंबर नॉर्मल जो काउंट है वो बताई थी, कितनी, 4,500 से 11,000। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसीज़ का नंबर जो है वो 4,500 से
कम होता है तो उसको हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जब WBCs का जो नंबर है अगर वो इंक्रीज़ होता है 11,000 जब उनका नंबर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अगर WBCs का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लास्ट है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी कि जिसको हम ब्लड कैंसर ही बोलते हैं, इसमें WBCs का जो नंबर होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्सेसिवली वो इंक्रीज़ हो जाता है WBCs का नंबर, जो लीड करता है किसको, ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स यानी कि जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। एक चीज़ और कि जो हमारी WBCs होती हैं, WBCs के फॉर्मेशन को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं कि जो WBCs है उनके फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो साइज होता है वो 2 to 4 माइक्रोन होता है। ओके, तो जो इनका साइज होता है वो 2 to 4 माइक्रोन होता है। दे फॉर्म थ्रू मेगा कैरियोसाइट इन रेड बोन मैरो। इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है, ये रेड बोन मैरो से ही होता है, मेगा कैरियोसाइट से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, प्लेटलेट्स की बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। क्या, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है, जिससे प्लेटलेट्स बनती हैं, उसके प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। और ये फॉर्मेशन कहाँ से होती है, रेड बोन मैरो से ही होती है, मेगा कैरियोसाइट से। ठीक है, उसके बाद जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट, जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विथ ग्रैन्यूल्स containing a variety of substance that promote blood clotting which cause हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्यूल्स के साथ पैक्ड होता है। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसमें वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और हीमोस्टेसिस होता है। हीमोस्टेसिस मतलब होता है ब्लड का स्टॉप होना, जो ब्लीडिंग हो रही है उसका स्टॉप होना। तो उसकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हों। ठीक है, जिससे क्या हो रही है, हीमोस्टेसिस हो रही है, यानी कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो रही है, जो ब्लड लॉस है वो स्टॉप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लाइफ स्पैन, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका लाइफ स्पैन 8 से 11 डेज़ का होता है, 8 से 11 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। एंड दोज नॉट यूज्ड इन हीमोस्टेसिस आर डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रोफेज मेनली इन लीवर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो 8 से 11 दिन का होगा। वो प्लेटलेट्स जो हीमोस्टेसिस में यूज़ नहीं हो रही हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हीमोस्टेसिस में नहीं हुआ है उनको माइक्रोफेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेगा, कहाँ, स्प्लीन में ही। ओके, उसके बाद ये इतना तो था प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, अब प्लेटलेट्स के एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में है कि प्लेटलेट्स का नंबर अगर बढ़ता है तो क्या होता है और कम होता है तो क्या होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओह सॉरी, क्या हुआ, ओके, तो पहला है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या मतलब होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो मैंने आपको प्लेटलेट्स का नंबर बताया था ना, 1.5 लाख से कितना, 4.5 लाख तक। ठीक है, जब होगा क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, जब प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 1.5 लाख से, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है जब प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो 4.5 लाख से बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होती है, जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है 1.5 लाख से भी। एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर 4.5 लाख से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये था WBCs एंड प्लेटलेट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।